नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि यह हमारा असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का ऑफिशियल पेपर है, जो कि 9 अगस्त 2015 में हुआ था पेपर। तो उसी का ये हल प्रश्न पत्र है। तो किस प्रकार से टेक्निकल क्वेश्चन आए थे उसी को हम लोग देखेंगे और बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेलिकल गियर निम्न में से किस मिलिंग मशीन पर तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन है वर्टिकल मिलिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ड्रम टाइप मिलिंग मशीन। तो देखिए, जो हेलिकल गियर होते हैं ये जो तैयार किए जाते हैं यह यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। यो जो रहता है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, यह एक प्रकार का सरल मिलिंग मशीन का प्रकार होता है, किंतु इसमें जो टेबल होता है उसको घूर्णी बेस पर लगाया जाता है। घूर्णन बेस पर डिग्री के चिन्ह अंकित होते हैं और टेबल की कोणीय स्थिति की सहायता से हेलिकल गियर, दांता, मरोड़ी ड्रिल और रीमर में नालियां आदि बनाया जाता है। तो यह हो गया हमारा यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एंगल कट व छोटे या कम टेपर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सैंडल, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड, एप्रन। तो देखिए, एंगल कट व छोटे या कम टेपर के लिए जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं वो हमारा रहता है कंपाउंड रेस्ट। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंपाउंड रेस्ट। तो ये जो होता है एंगल कट व छोटे या कम टेपर के लिए हम लोग कंपाउंड रेस्ट का प्रयोग करते हैं। यह क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगाया जाता है। इसमें एक वृत्ताकार घूर्णी उभार और टूल पोस्ट स्लाइड होता है। घुर्ली आधार डिग्रियों में अंशांकित होता है और इसका उपयोग हम लोग कोणीय कट लगाने तथा कम लंबाई के टेपर बनाने में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंपाउंड रेस्ट। अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि टूल का वह हिस्सा जहाँ कर्तन छोर बनाई जाती है क्या कहलाता है? ऑप्शन है फ्लैंक, सैंक, फेस, नासा यानी कि नोज। तो देखिए, टूल का वह हिस्सा जहाँ कर्तन छोर बनाई जाती है वह हमारा कहलाता है नोज कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नोज। टूल का वह हिस्सा जहाँ कर्तन छोर बनाई जाती है उसे हम लोग नोज कहते हैं। धातु काटने के लिए प्रयुक्त कटाई औजार के दो प्रमुख भाग होते हैं। एक तो होता है आपको वर्किंग पार्ट, दूसरा होता है हमारा सैंक। क्रियाकारी भाग जो होता है यानी कि वर्किंग पार्ट होता है, इसके द्वारा कटाई की जाती है, जबकि जो सैंक होता है यह क्रियाकारी भाग इससे जुड़ा होता है और जो औजार रहता है वह मशीन पर पकड़े जाने में सहायक होता है। चौथा क्वेश्चन है कि करंट वोल्टेज व रेजिस्टेंस को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, मल्टीमीटर। तो देखिए, करंट वोल्टेज व रेजिस्टेंस को मापने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है वह डिवाइस रहता है मल्टीमीटर। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मल्टीमीटर। करंट वोल्टेज व रेजिस्टेंस मापने के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इन ए लेथ मशीन द चक होल्ड द। एक लेथ मशीन में चक किसे पकड़कर रखता है? ऑप्शन है टूल, वर्कपीस, वर्कपीस एंड टूल को डी है नन ऑफ दीज। तो एक लेथ मशीन में जो चक जिसे पकड़कर रखता है वह कौन सा हमारा रहता है? वर्कपीस। वर्कपीस पर क्या करते हैं? जो वर्कपीस को हम लोग चक पर पकड़ते हैं। तो लेथ मशीन का जो चक होता है उस पर हम लोग जाब को पकड़ते हैं यानी कि वर्कपीस को पकड़ते हैं। और क्या करता है, लेथ मशीन में चक में वर्कपीस को पकड़ने तथा घुमाने के लिए चक एक महत्वपूर्ण उपसाधन है। चकों की सहायता से कम लंबाई तथा सिलेंड्रिकल और अनियमित आकृति के वर्कपीस को मशीन पर शीघ्रता से ही हम लोग पकड़ सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, चूज द ऑपरेशन इन विच वी यूज्ड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। निम्न में से किस ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है मिलिंग मशीन, टर्निंग, ड्रिलिंग, टैपिंग। तो जिस ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है वह हमारा रहता है टर्निंग। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टर्निंग। टर्निंग ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। टर्निंग पर वर्कपीस घूमता है और औजार या वर्कपीस की अक्ष के समांतर या लंबवत रूप चलता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के दो मुख्य अंग होते हैं, एक होता है सैंक, दूसरा होता है आपका बिंदु पॉइंट। सातवां क्वेश्चन है, इन डीसी शंट मोटर द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड विथ आर्मेचर। इन डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ जोड़ी जाती है।
कैसे जोड़ी जाती है? ऑप्शन है पैरेलल में, सीरीज में, पैरेलल और सीरीज दोनों में। डी है देयर इज नो फील्ड वाइंडिंग, यानी कि कोई फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है। तो डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समानांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ी जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ए शीट ऑफ मेटल इन ए स्ट्रेट लाइन अलोंग द लेंथ, धातु की किसी चादर की लंबाई में एक सीधी रेखा में काटना क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्लजिंग, नॉचिंग, स्लिटिंग, फार्मिंग। तो धातु की किसी चादर की लंबाई में एक सीधी रेखा में काटना यह हमारा कहलाता है स्लिटिंग। तो स्लिटिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धातु की चादर को लंबाई में एक सीधी रेखा में काटना स्लिटिंग कहलाता है। इसमें कर्तन क्रिया के लिए वृत्तीय ब्लेड प्रयोग करते हैं और ये ब्लेड सीधी रेखा, वृत्तीय रेखा और वक्रीय पथ पर चलते हैं। ये चलन आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जाता है, मतलब जैसी आवश्यकता होगी वैसे हम लोग इसे सीधी रेखा पर भी चलाएंगे, वृत्तीय रेखा पर भी चलाएंगे और वक्रीय पथ पर भी चलाएंगे। 9वां क्वेश्चन है एमंग द गिवन मटेरियल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नीचे दिए गए तत्वों में से कौन बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा सुचालक है? ऑप्शन है कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ब्रास। तो देखिए जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है वह हमारा कौन सा है? सिल्वर है। सिल्वर सबसे ज़्यादा सुचालक है। तो अच्छा विद्युत सुचालक के रूप में सिल्वर होता है, परंतु सर्वाधिक तांबा का प्रयोग यानी कि कॉपर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे अच्छा जो सुचालक जो होता है सिल्वर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वह कॉपर यूज करते हैं, क्योंकि कम लागत और संक्षारण रोधी, आघातवर्धनीयता व नरम धातु और विद्युत सुचालक होता है। इसलिए जो कॉपर होता है यह विद्युत तार, विद्युत उपकरण और यंत्र के पुर्जे और ट्यूब, रिवेट आदि बनाए जाते हैं कॉपर के। तो यहाँ पे हमारा सिल्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे अच्छा बिजली का जो सुचालक होता है यहाँ पर सिल्वर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वह कॉपर होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है द मैक्सिमम हार्डनेस ऑफ हाई स्पीड स्टील इज ऑब्टेन्ड ऑन टेम्परिंग एट, हाई स्पीड स्टील की अधिकतम कठोरता कब प्राप्त होती है? ऑप्शन है निम्न तापमान पर टेम्परिंग द्वारा, बी है मीडियम टेम्परेचर यानी कि मध्यम तापमान पर टेम्परिंग द्वारा, सी है हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान पर टेम्परिंग द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाई स्पीड स्टील की जो अधिकतम कठोरता प्राप्त होती है यह किस पर प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है कि हाई टेम्परेचर पर यानी कि उच्च तापमान पर टेम्परिंग द्वारा हाई स्पीड स्टील की अधिकतम कठोरता प्राप्त होती है। यह ऐसा स्टील होता है जो अधिक स्पीड पर धातु को काटने की क्षमता रखता है। यह स्टील कटिंग टूल के लिए उपयोगी होता है, जैसे मिलिंग कटर, रीमर, ड्रिल, टैप आदि हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है इन विच पाइप ज्वाइंट मोल्टन लेड इज यूज, किस प्रकार के जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्लैंज्ड ज्वाइंट, कॉलर ज्वाइंट, एक्सपेंशन ज्वाइंट, सॉकेट एंड स्पिगॉट ज्वाइंट। तो जिस प्रकार के जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग किया जाता है वह रहता है सॉकेट एंड स्पिगॉट ज्वाइंट। तो यहाँ पे हमारे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कास्टिंग पाइप्स लोवर्ड इन बोरवेल आर जनरल ऑफ, बोरवेल में उतारे जाने वाले केसिंग पाइप साधारणतः किस व्यास के होते हैं? ऑप्शन है 5 से 10 सेंटीमीटर, 10 से 15, 15 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर। तो बोरवेल में उतारे जाने वाले जो केसिंग पाइप होता है साधारणतः इसका जो व्यास रहता है यह व्यास कितना रहता है हमारा? 10 से 15 सेंटीमीटर रहता है। तो व्यास रहता है 10 से 15 सेंटीमीटर का व्यास होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वाल्व इज यूज्ड टू ड्रेन आउट द डेड स्टोरेज ऑफ ए टैंक, वाटर टैंक का डेड स्टोरेज साफ करने के लिए किस प्रकार के वाल्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रिफ्लक्स वाल्व, फ्लोट वाल्व, कटाव वाल्व और है आपका स्लुइस वाल्व। तो वाटर टैंक का डेड स्टोरेज साफ करने के लिए जिस प्रकार के वाल्व का प्रयोग किया जाता है वह वाल्व रहता है हमारा कटाव वाल्व। तो वाटर टैंक का जो हेड स्टोरेज साफ करने के लिए हम लोग परिमार्जन वाल्व यानी कि यही होता है स्क्वायर वाल्व, इसी को बोलते हैं परिमार्जन वाल्व के नाम से भी प्रयोग करते हैं। और यह कम अंक पर या पाइपलाइन के वाल्व वर्गों के बीच स्थित होता है।
तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, फॉर गुड टीथ डेवलपमेंट व्हाट अमाउंट ऑफ फ्लोरीन इन वाटर इज एक्सेप्टेबल। दांतों के अच्छे विकास के लिए पानी में फ्लोरीन की अधिकतम कितनी मात्रा स्वीकार योग्य है? ऑप्शन है लेस देन 0.5 ppm, 0.5 टू 1.0 ppm, 1 से 1.5 ppm, 1.5 से 2 ppm। तो दांते के अच्छे विकास के लिए पानी में फ्लोरीन की जो मात्रा स्वीकार योग्य रहती है यह रहता है आधा से 1 ppm। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि दांतों के अच्छे विकास के लिए पानी में फ्लोरीन को 0.5 से 1 ppm की मात्रा स्वीकार योग्य है। फ्लोरीन अंधेरे में भी और कम तापमान पर हाइड्रोजन के साथ विस्फोटक प्रतिक्रिया करता है। फ्लोरीन पानी व हाइड्रोजन फ्लोराइड के गठन के साथ हिंसक प्रतिक्रिया करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जनरली अप टू व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ पाइप दैट कैन बी बेंडेड इन कोल्ड कंडीशन यूजिंग हैंड टूल। किस व्यास तक के पाइप साधारणतः हस्त उपकरणों से ठंडी अवस्था में मोड़े जाते हैं? ये जो मोड़े जाते हैं ये 30 से 40 mm तक के व्यास तक के पाइप साधारणतः हाथों से ठंडी अवस्था में मोड़े जाते हैं। तो 15 के यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और क्या है कि यह विभिन्न प्रकार के कार्यों में भी प्रयोग होता है, जैसे कि मोटर गाड़ियाँ, समुद्री जहाजों आदि होते हैं। पाइपों को विभिन्न कोणों पर मोड़ने के लिए बंकर मशीन यानी कि बेंडिंग मशीन और बेंडिंग फिक्सचर प्रयोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यह किस प्रकार का संकेत है? तो ये जो फिगर दिख रहा है यह कौन सा संकेत है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, स्टॉप वाल्व, सेफ्टी वाल्व, फायर हाइड्रेंट, ड्रेन वाल्व। तो ये जो फिगर दिख रहा है ये हमारा ड्रेन वाल्व का फिगर है। तो यहाँ पे 16 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर यही जो हमारा इस तरह से रहता तो ये हमारा क्या हो जाता, गेट वाल्व हो जाता। अगर और यहीं पे अगर इस तरह से रहता, ये रहता और बीच में ये ऐसे रहता ब्लैक, तो ये हो जाता ग्लोब वाल्व का फिगर हो जाता। लेकिन ये जो फिगर है ये कौन सा ड्रेन वाल्व का फिगर है। ड्रेन वाल्व जो होता है यह वाटर हीटर नाली वाल्व समय समय पर पानी के निकास और गर्म हीटर से कंटेनेटेड दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लम्बिंग और हीट वाल्व संकेत होते हैं ये सब। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उस पंप का नाम क्या है जिसमें पिस्टन एकांतर में पानी सिलेंडर में खींचता है एवं बलों के आगे ढकेलता है। ऑप्शन है सबमर्जिबल पंप, रोटरी पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो देखिए कि जो उस पंप का नाम है जिसमें पिस्टन एकांतर में पानी सिलेंडर में खींचता है और बल से आगे ढकेलता है वह हमारा रहता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जल संचरण के मुख्य लाइन के लिए सामान्यतः कौन सा पाइप प्रयोग में होता है। ऑप्शन है सीआई पाइप, जीआई पाइप, कापर पाइप, सीमेंट कंक्रीट पाइप। तो जल संचरण यानी कि वाटर सप्लाई के लिए मुख्य लाइन के लिए जो पाइप प्रयोग किया जाता है वह पाइप रहता है हमारा सीआई पाइप। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, कास्ट आयरन पाइप। 19 नंबर क्वेश्चन है ड्रिंकिंग वाटर मस्ट कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड। तो निम्न में से क्या पीने योग्य पानी में अच्छी मात्रा में घुला होना चाहिए। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कॉपर, लेड, जिंक। तो पानी पीने योग्य जो रहता है उसमें जो अधिक मात्रा में यानी कि अच्छी मात्रा में घुला होना चाहिए वो रहता है हमारा ऑक्सीजन। तो पीने योग्य पानी में अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन घुला होना चाहिए। पेयजल वह होता है जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। पेयजल के बहुत से गुण होते हैं जैसे कि पेयजल शुद्ध हो, पारदर्शी, रंगहीन और गंधहीन होना चाहिए। इसमें जो ऑक्सीजन, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड आदि के लवण होने चाहिए। इसमें अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्राइड और आर्सेनिक आदि नहीं घुले होना चाहिए पीने योग्य पानी में। 20 नंबर का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक गास्केट मटेरियल। निम्न से कौन सा अधात्विक गास्केट पदार्थ है। ऑप्शन है एस्बेस्टस, लेड, एल्युमिनियम, सॉफ्ट आयरन। तो जो अधात्विक गास्केट पदार्थ होता है वह हमारा रहता है एस्बेस्टस।
तो एस्बेस्टस का गास्केट बना होता है। या लीकेज को रोकने के लिए दो मेटिंग सरफेस के बीच में गास्केट लगाते हैं। गास्केट कई भी प्रकार के होते हैं। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है कि द ट्रैप विच डिस्कनेक्ट्स द हाउस फ्रॉम द हाउस ड्रेन इज टर्म्ड एज। उस टैप घर को घर के ड्रेन से काटता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है गली ट्रैप, इंटरसेप्टिंग टैप, विच्छेदक टैप, क्लीनिंग आई। तो जो ट्रैप घर को घर के ड्रेन से काटता है वह हमारा क्या कहलाता है? गली ट्रैप कहलाता है। यह गली ट्रैप जमीन में एक बेसिन जो रसोई, बाथरूम और कपड़े धोने के अपशिष्ट जल तथा रिसाव के पानी को सतह पर पहुंचाने से रोकता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि टैंक के तल में एकत्रित ठोस या अर्ध ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है सुलेज, सॉयल वेस्ट, स्लज, वेस्ट वाटर। तो टैंक के तल में एकत्रित ठोस या अर्ध ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? स्लज कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि टैंक या बॉयलर के तल में एकत्रित ठोस या अर्ध ठोस पदार्थ को हम लोग स्लज कहते हैं। यह स्लज जल मिली हुई अशुद्धि होती है जो टैंक या बॉयलर तली में जाकर धीरे धीरे एकत्रित होकर बैठ जाता है और यह स्लज का रूप ले लेता है। 23 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू ब्रांच लाइन टू ए स्ट्रेट लाइन एज द सेम पॉइंट। निम्न में से कौन सी फिटिंग दो ब्रांच लाइनों को एक सीधी लाइन से एक ही स्थान पर जोड़ने के काम आती है? यह ऑप्शन है यूनियन, टी, क्रॉस, सॉकेट। तो जो फिटिंग दो ब्रांच लाइनों को एक सीधी लाइन से एक ही स्थान पर जोड़ने के काम आता है वह हमारा रहता है क्रॉस। तो क्रॉस यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें चार मुंह होते हैं, आमने सामने वाले दो मुंह की केंद्रीय रेखाएं क्रॉस बनाती हैं। चारों मुंह एक ही व्यास के होते हैं तथा इसके अंदर चूड़ियाँ कटी होती हैं और इसका प्रयोग दो शाखा निकालने या जोड़ने का कार्य करता है। अब 24 नंबर का क्वेश्चन है कि फीड रेट इन मिलिंग ऑपरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। मिलिंग मशीन में फीड रेट को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? ऑप्शन है mm पर टूथ से, मीटर पर मिनट से, mm से, mm पर रोटेशन पर मिनट से। तो देखिए मिलिंग ऑपरेशन में जो फीड रेट को हम लोग दर्शाते हैं वह mm पर टूथ से दर्शाते हैं। तो फीड देने की जो बहुत विधियाँ रहती हैं फीड, इसलिए फीड की कई प्रकार से की जा सकती हैं। फीड व्यक्त करने की सर्वोत्तम विधि कटर के प्रत्येक दांते द्वारा मशीन के द्वारा तय की गई दूरी यानी कि mm पर टीथ है। प्रत्येक दांत द्वारा मशीनित की गई दूरी को कटर के दांतों की संख्या से गुणा करके फीड प्रति चक्कर ज्ञात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है जनरली व्हाट इज द बेंडिंग रेडियस फॉर द स्टील पाइप ऑफ अप टू 20 mm डायामीटर। 20 mm व्यास तक के लौह पाइप को मोड़ने के लिए सामान्यतः किस मोड़ त्रिज्या क्या ली जाती है? ऑप्शन है पाइप के व्यास बाह्य व्यास का 2 गुना, पाइप के व्यास का 3 गुना, पाइप के बाह्य व्यास का 4 गुना, पाइप व्यास का 5 गुना। तो 20 mm व्यास तक के लौह पाइप को मोड़ने के लिए जो मोड़ त्रिज्या लगभग ली जाती है वह हमारा कौन सा रहता है? रहता है कि पाइप के बाह्य व्यास का 2 गुना लिया जाता है। पाइप को गर्म तथा ठंडा दोनों अवस्था में मोड़ा जाता है। सामान्यतः 40 mm तक के व्यास वाले ठंडी अवस्था में साधारण फार्म तथा फिक्सचरों पर मोड़े जाते हैं। अब है हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन, ये 56 नहीं रहेगा, ये 26 रहेगा। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट लेंथ ऑफ आयरन पाइप इज हीटेड फॉर बेंडिंग एट 30 डिग्री। लौह पाइप को 30 डिग्री पर मोड़ने के लिए पाइप की कितनी लंबाई गर्म की जाती है? ऑप्शन है 2 टाइम्स ऑफ पाइप डायामीटर, 3 टाइम्स ऑफ पाइप डाया, 4 टाइम्स ऑफ पाइप डाया, 6 टाइम ऑफ पाइप डाया। तो लौह पाइप को 30 एंगल पर मोड़ने के लिए पाइप को हम लोग जितनी लंबाई को गर्म करते हैं वह हमारा रहता है कि 2 टाइम्स ऑफ पाइप डाया। तो लौह पाइप को 30 डिग्री पर मोड़ने के लिए पाइप को व्यास के 2 गुनी लंबाई तक गर्म की जाती है। पाइप को मोड़ने पर बाह्य दीवारें खिंचती हैं और आंतरिक दीवारें दबती हैं तथा 45 डिग्री मोड़ने के लिए 3 गुना और 60 डिग्री के लिए 4 गुना और 90 डिग्री के लिए 6 गुना। देखिए अगर आपको 30 डिग्री पर मोड़ना है तो 2 गुना, 45 डिग्री पर मोड़ना है तो 3 गुना, 60 डिग्री पर मोड़ना है तो 4 गुना और अगर आपको 90 डिग्री पर मोड़ना है तो 6 गुना लंबाई तक गर्म करते हैं।
तो यहाँ पे 26 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ मेलिंग टू साइड्स ऑफ ए वर्क पीस सिमुलटेनियसली इज कॉल्ड। किसी वर्क पीस की दो साइडों को एक साथ मिलिंग करने वाले ऑपरेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गैंग मिलिंग, क्लाइंब मिलिंग, स्क्वायर मिलिंग, स्ट्रैडल मिलिंग। तो किसी वर्क पीस की दो साइडों को एक साथ मिलिंग करने वाले ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रैडल मिलिंग या स्ट्रैडल मिलिंग। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया द्वारा एक साथ दो चपटी ऊर्ध्व सतहों का निर्माण किया जाता है और इसमें एक ही आर बार पर दो साइड मिलिंग कटर प्रयोग किए जाते हैं। इस संक्रिया का उपयोग सामान्यतः वर्ग या हेक्सागोनल सतहें बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फिटिंग इज यूज्ड टू ज्वाइन द पाइप एट 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री के एंगल पर फिटिंग पाइपों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एल्बो, बेंड, निप्पल और है सॉकेट। तो फिटिंग पाइपों को 90 डिग्री के एंगल पर जोड़ने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वह हमारा रहता है एल्बो यानी कि कुहनी। तो एल्बो को 90 डिग्री एंगल पर जोड़ने पर काम आता है। इसके दोनों सिरों पर आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती हैं, इन्हें स्ट्रीट कुहनी या स्ट्रीट एल्बो कहते हैं। इनका मोड़ बैंड की अपेक्षा तीव्र होता है, यह गोल तथा वर्गाकार मोड़ वाली होती हैं। ये जो होता है एल्बो, ये आपका इस तरह से एल्बो रहता है, ये होता है हमारा एल्बो। 29 नंबर क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड वाटर कंजप्शन पर कैपिटा पर डे फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज। भारतीय मानकों के अनुसार घरेलू प्रयोग के लिए पानी की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना होना चाहिए? 85 लीटर, 100 लीटर, 115 लीटर, 135 लीटर। तो भारतीय मानकों के अनुसार घरेलू प्रयोग के लिए पानी की जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जितना होना चाहिए वह रहता है 135 लीटर होता है। अब 30 नंबर का क्वेश्चन है, ए कनेक्टिंग piece that connects the two different pipe used in a compound well in term as। compound well में दो अलग व्यास के पाइपों को जोड़ने वाले टुकड़ों का नाम क्या होता है? ऑप्शन है बेल प्लग, बेल सॉकेट, हाउसिंग पाइप, फ्रोजन पाइप। तो कंपाउंड वेल में दो अलग व्यास के पाइपों को जोड़ने वाले टुकड़े का जो नाम होता है वह रहता है बेल सॉकेट। तथा भिन्न भिन्न व्यासों की पाइपों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग रिड्यूसिंग सॉकेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा पेपर था, ये हमारा था पेपर 9 अगस्त 2015 का पेपर था, यानी कि 9/8/2015 का ये पेपर था, ऑफिशियल पेपर था। और ये जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की था। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई और पेपर सेट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें टाइम मिलेगा तो हम ज़रूर आपके लिए बनाएंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और से अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कोई भी ग्रुप हो, और चैनल से ज्वाइन होने के लिए बोलिए। थैंक यू।